Welcome to our YouTube channel Story Zone. Episode 221. अगली सुबह आराध्या वृंदा को बोलकर हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में वृंदा, आप हमें क्यों लाए हैं यहाँ? वृंदा, तुम्हारा चेकअप कराने लाया हूँ। काफी दिन हो गया है। अब तुम्हें और बच्चे को इलाज की जरूरत है। वृंदा मुंह बनाकर बोली, पर अभी हम दवाई नहीं खाना चाहते। जब से हम प्रेग्नेंट हैं तब से बस दवाई खा रहे हैं। ठीक है, पर अभी तुम मेरे साथ अंदर चलो। आराध्या वृंदा को अपने साथ डॉक्टर के केबिन में ले गया। डॉक्टर आराध्या को ग्रिट कर अंदर बुलाई। उन्होंने वृंदा का चेकअप किया। आराध्या वृंदा को बाहर बैठाकर अंदर आया। बैठिए मिस्टर खुराना। आराध्या बैठा। आराध्या बोला, डॉक्टर कैसी है अब वृंदा की हालत? क्या आपको लगता है वृंदा नॉर्मल डिलीवरी कर पाएगी? डॉक्टर आराध्या को सांत्वना देते हुए बोली, देखिए मिस्टर खुराना, ये कहना बहुत मुश्किल है। बच्चा ना के बराबर लग रहा है। बच्चा बहुत कमज़ोर है या उसे गर्भ में ही कोई बीमारी है। ये से मैं अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो आपकी वाइफ के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अभी वक्त है, हम 3 दिन में अबॉर्शन कर देंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं वृंदा के लिए कुछ भी करूंगा। आप अबॉर्शन की तैयारी करें। वृंदा को मैं नहीं बता सकता, वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैं उससे छुपा रहा हूँ। 3 दिन बाद आप वृंदा का अबॉर्शन करना। ठीक है मिस्टर खुराना, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। दोनों बात कर रहे थे पर ये बात वृंदा सुन रही थी। उसने बस लास्ट की कुछ बातें सुनी थीं। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वही जान सकती थी कि वो खुद को रोने से कैसे रोक रही थी। वो जल्दी से आकर सीट पर बैठ गई जहां आराध्या उसे बैठाकर गया था। वृंदा के दिल में आराध्या को लेकर एक डर बैठ गया था कि आराध्या उसके बच्चे को मार देगा। वृंदा अपने पेट पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर अपने मन में बोली, बच्चा, अभी तो आपने सांसें लेना भी नहीं शुरू किया और आपके पापा ही आपके दुश्मन बन गए। हम क्या करें? कहाँ छुपाएं आपको? कहाँ जाए? कैसे रहेंगे आपके पापा के बिना? हम खुद उनके बिना नहीं रह सकते, पर हम आपको भी खोना नहीं चाहते। हम आपकी मम्मा हैं ना, तो हम आपको बचाएंगे, भले वो आपके पापा क्यों ना हो। वृंदा सोच ही रही थी, तभी आराध्या वृंदा के पास आया। वृंदा, क्या सोच रही हो? घर नहीं चलना क्या? वृंदा आराध्या की बात से चौंक गई। वो हड़बड़ाकर बोली, जी हम चलते हैं। वृंदा खड़ी हुई। आराध्या जैसे वृंदा का हाथ पकड़ने गया, वृंदा थोड़ा पीछे हो गई। उसे आराध्या को देखकर ही डर लग रहा था। वृंदा को पीछे हटता देख आराध्या बोला, वृंदा क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी हाँ, हम ठीक है। तो घर चलो। वृंदा बोली, ठीक है चलिए। वृंदा धीरे से बोली। आराध्या को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वृंदा कभी उससे इस तरह बात नहीं करती हैं, जबकि वो हमेशा उसके साथ बच्चों जैसा बिहेव करती हैं। दोनों घर की ओर चल दिए। दूसरी ओर माही का कमरा। माही नीचे गई थी, वहीं अरमान जो नहा रहा था। कुछ देर बाद अरमान बाहर आया। वो सिर्फ टॉवल में था। दूसरे टॉवल से वो अपने बाल साफ कर रहा था। तभी दरवाजा खोलकर माही कमरे में आई। अरमान जो शीशे के सामने खड़ा था, जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो पलटकर पीछे देखा। सामने माही उसे लस्ट भरी नजरों से देख रही थी। माही की नजरों की तपिश अरमान महसूस कर जल्दी से उसने टॉवल से खुद को कवर किया और हकलाते हुए बोला, तुम बेवकूफ हो, मुझे घूरना बंद करो और अपना काम करो। माही चलकर अरमान के पास आई। वही अरमान पीछे हो रहा था, पर माही ने अरमान के टॉवल को पकड़कर पास खींचा, जिससे अरमान माही के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। माही ने अरमान की आंखों में देखते हुए अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दिए। माही के नर्म मुलायम हाथ अरमान के गीले सीने पर था। माही धीरे से झुककर अरमान के सीने पर पानी की बूंदों को अपने होठों से पी लिया। अरमान जो अपनी मुट्ठी में टॉवल को भर लिया। माही धीरे से अरमान से अलग हुई।
और अरमान के होठों पर लिप किस कर बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसी ही सुबह चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। वृंदा ने मुझे सिखाई है। बाय, मुझे ऑफिस जाना है। शाम को मिलना, फिर मुझ पर गुस्सा करना। मही वहाँ से चली गई। अरमान खड़ा बस टुकुर टुकुर देख रहा था। उसे गुस्सा नहीं आया, वो हैरान था। अरमान सब कुछ इग्नोर कर तैयार होने लगा। इंदौर में कॉलेज में पहली क्लास ओवर हो गई थी। रिदम की क्लास में सभी बाहर जा चुके थे। वही रिदम अपनी आंखें बंद कर बस रोशनी और उसके साथ हुए किसके बारे में सोच रहा था। तभी रिम उसे हिला कर बोली, री कहाँ खोए हुए हो। रिम की आवाज से रिदम होश में आया। री, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। रिदम बहाने बनाते हुए बोला। रिम, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। रिदम वहाँ से चला गया। वही रिम को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि रिदम कभी उसकी बातों को नहीं टालता है और आज पहली बार रिदम उसके साथ आने से मना किया था। रिम को ये अपनी बेइज्जती जैसा लगा। वही रिदम रोशनी के क्लासरूम की ओर से जानबूझकर गुजर रहा था ताकि वो रोशनी को देख सके, पर उसे रास्ते में ही रोशनी दिख गई, जो किसी लड़के से हंस हंस कर बातें करते हुए उसी की ओर आ रही थी। रोशनी को किसी और के साथ हंसता देख रिदम की मुट्ठी कस गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो चलकर रोशनी के पास गया। जब रोशनी ने और उसके साथ खड़े लड़के को देखा तो वो रोशनी को बोला, तुम इसे जानती हो? वही रोशनी खड़ी रिदम के गुस्से को देख पा रही थी। रिदम उस लड़के को कुछ करता उससे पहले रोशनी बोली, ये बस हमारा दोस्त है और कुछ नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। रिदम ने गुस्से में रोशनी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए रोशनी को ले जाने लगा। वही रोशनी को रिदम के इतनी तेज पकड़ने पर दर्द हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम ने उसे बहुत तेज पकड़ा था। वहाँ से जाने आने वाले सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, पर रिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही रिम भी ये देख रही थी। रिम की फ्रेंड बोली, कहीं रिदम को सच में मिस प्राइग्रज से प्यार तो नहीं हो गया? रिम उसे गुस्से में देखने लगी। वही रिदम खींचते हुए लाकर रोशनी को कार में धकेल दिया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रिदम ने कार स्टार्ट की और बहुत तेज चलाने लगा। उसकी ड्राइविंग देख रोशनी को डर लग रहा था। वो रिदम को कार रोकने को बोल रही थी, पर रिदम उसकी नहीं सुन रहा था। कार जाकर एक पहाड़ पर रुकी। रिदम ने गुस्से में रोशनी को देखा और बोला, मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारी हंसने की वजह भी मैं हूँ और रोने की वजह भी मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किसी के साथ हंसता देख मैं चुप रहूंगा? यही लगा था तुम्हें? रिदम का इस तरह उस पर चिल्लाना और इल्जाम लगाना रोशनी को गुस्सा दिला रहा था। वो बोली, चुप हो जाओ, तुमने हमें किस तरह की लड़की समझी है? वो बस हमारा क्लासमेट है और हमने जरा उससे बात क्या कर लिया? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। अभी हमसे सवाल करने या कुछ कहने का हक तुम्हें नहीं दिया, समझे तुम? रोशनी की बात पर रिदम को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा, हक की बात है ना तो मैं तुमसे ये हक अभी ले लेता हूँ। उसने रोशनी को पकड़ा और उसके होठों पर किस करने लगा। किस कम वो उसके होठों को चबा रहा था। वही रोशनी कितनी कोशिशों के बावजूद रिदम को दूर नहीं कर पा रही थी। रोशनी के आंखों में आंसू थे। रिदम ने रोशनी का दुपट्टा भी फाड़ दिया था। रिदम कभी उसके निचले होठ को कटता तो कभी ऊपर के लिप्स को। अब रोशनी भी थक गई थी। रिदम ने रोशनी के कान उसकी गर्दन पर अपने निशान छोड़ रहा था। वही रोशनी उन दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। रिदम को जब लगा कि रोशनी ने अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया है, तो उसने धीरे से अपना सिर ऊपर कर रोशनी को देखा।
रोशनी ने अपनी आंखें बंद की थी पर आंसू अभी भी बह रहे थे, होठ और गर्दन पर से खून निकल रहा था। रिदम काफी देर तक रोशनी को देखता रहा, पर रोशनी अभी भी सिसकियां ले रही थी, पर उसकी आंखें बंद थीं। एपिसोड 222। रोशनी को देखकर रिदम को गिल्ट महसूस हो रहा था। कितनी ही देर तक कार वहां रुकी रही। रोशनी सिसकियां लेते लेते सो चुकी थी। वही रिदम अभी भी रोशनी को देख रहा था। 2 घंटे तक कार उस पहाड़ पर रुकी रही। तब जाकर रिदम कार स्टार्ट कर वहां से निकला। सूरज ढलने को था। रोशनी अभी भी सो रही थी। रिदम ने कार एक मेडिकल स्टोर के पास रोकी और रोशनी के जख्मों के लिए दवाई ली। फिर वो निकल गया। दोनों शहर से बहुत दूर आ गए थे। इस वजह से घर काफी दूर था। रास्ते में सूरज ढल गया था और अब हल्की हल्की ठंड भी होने लगी थी। ठंड लगने की वजह से रोशनी की नींद भी खुल गई थी। रिदम ने जब रोशनी को देखा तो उसने गाड़ी रोक दी। रोशनी ने फिर गाड़ी रुकता देख डर गई, पर इस बार रिदम ने रोशनी को अपनी जैकेट से ढक दिया और धीरे से बोला, सॉरी रोशनी, तुम्हें कभी तुम्हारी फ्रेंड सुधा के सिवा किसी के साथ नहीं देखा, इसलिए आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत बुरा किया ना मैंने, पर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। पर रोशनी तब भी चुप रही। रोशनी को यूं खामोश देख रिदम ने रोशनी को खींचकर अपने पैरों पर बैठा लिया। रोशनी तब भी चुप थी। रिदम अपने शर्ट के बटन खोलकर रोशनी को देख बोला, देखो रोशनी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम उसका दुगना बदला मेरे साथ ले सकती हो। तुम मुझे काट सकती हो, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। रोशनी इतना गुस्सा आया कि उसने रिदम के सीने पर कसके कटना शुरू कर दिया। साथ में अपने नाखून भी रिदम के शरीर पर मारना चालू कर दिया। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोशनी को पकड़कर अपने पास खींच लिया। रोशनी लगातार अपने दांतों और नाखूनों से रिदम पर वार कर रही थी, पर रिदम ने रोशनी को नहीं रोका। वो एक हाथ से रोशनी के बालों को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ा था। जब रोशनी का मन भर गया तो उसने रिदम को छोड़ दिया। वो गुस्से में रिदम को घूर रही थी। रिदम रोशनी के गालों को पकड़कर किसकर बोला, चलो हिसाब बराबर हुआ, अब तो सब ठीक है ना। तुम्हें इतने गुस्से में देखकर मुझे तुम बहुत क्यूट लग रही हो। अब तो तुम जुनून बन रही हो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा उस लड़के से बात करोगी। रिदम रोशनी के बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे कितने बच्चे चाहिए, तो मुझे 4 बच्चे चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह जंगली हो। तुमसे सीधत वाला प्यार जो हो गया है। मेरी मॉम को और दादी को तुम पसंद हो। बस कुछ चीजें ठीक करके तुम्हें अपने घर लाना है। हम नहीं करते तुमसे प्यार और ना ही करेंगे। तुम बुरे हो और जंगली हम नहीं तुम हो। रिदम मुस्कुराया और रोशनी को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठों के पास घेरे से बोला, कितना गुस्सा करोगी जान, अब माफ भी कर दो। क्या करूँ तुम्हारे लिए ऐसा जिससे तुम मुझे पूरी जिंदगी प्यार करो। रिदम ने रोशनी के होठों को किस कर दिया और जितनी जगह उसने रोशनी को घाव दिए थे उस जगह रोशनी को किस करने लगा। रोशनी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को रिदम पर छोड़ दिया। रिदम ने रोशनी को अपने सीने से लगा लिया और रोशनी को जैकेट अच्छे से पहना दिया। पूरी कार में सन्नाटा छाया हुआ था। बस दोनों की सांस की आवाज कार में थी। रिदम ने किसी छोटे बच्चे की तरह रोशनी को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। तभी रिदम के फोन पर रिम का कॉल आने लगा। रिदम ने रिम का फोन काट दिया और रोशनी के सर पर किसकर बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है। रोशनी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। रिदम ने कार स्टार्ट कर दी, पर रोशनी अभी भी उससे लिपटी हुई थी। रिदम ने रोशनी से पूछकर एक ठेले के पास कार रोकी।
और उसके पसंद का चाट, भेल, आइसक्रीम सब कुछ लाकर रोशनी के सामने रख दिया और एक एक कर रोशनी को खिलाने लगा। रोशनी को इतनी भूख लगी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रिदम ने भी कुछ नहीं खाया है। जब सब कुछ रिदम ने रोशनी को खिला दिया, तब जाकर रोशनी को याद आया कि रिदम ने कुछ नहीं खाया है। रोशनी रिदम को देख रही थी। रिदम ने जब खुद पर रोशनी की नज़र महसूस की तब वो बोला, क्या हुआ और भूख लगी है? रोशनी धीरे से बोली, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। रिदम रोशनी का मुंह साफ करते हुए बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं घर जाकर शुप पी लूंगा। फिलहाल तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। रोशनी भी मान गई। रिदम रोशनी को लेकर हॉस्टल छोड़ दिया और वो अपने घर की ओर निकल गया। दूसरी ओर आराध्या का घर। माही का कमरा। माही बेड पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। वही अरमान फ्रेश होकर निकला। उसने माही को एक नज़र देखा और अपने बाल को पोंछकर बेड के पास तकिया उठाने गया। वही माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर खींच लिया और खुद अरमान के ऊपर बैठ गई। अरमान झल्लाते हुए बोला, माही, ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। माही अरमान के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, बेबी, कब तक ये दूरी बनाए रखोगे? अरमान माही को धकेल कर खड़ा हुआ और बोला, मैं निया से प्यार करता हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। माही ने तंज भरी मुस्कान में बोली, अरमान, किस लड़की के लिए मुझसे दूरी बना रहे हो? वो लड़की जो किसी और से प्यार करती है। अरमान गुस्से में बोला, वो ऐसी नहीं है, वो बस मुझसे प्यार करती है। माही बोली, मैं तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दूंगी, पर तुम खुद पता कर सकते हो। तुम्हारी निया थाईलैंड में किसके साथ है? अगर मेरी बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और अगर मेरी बात सच हुई तो तुम्हें मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर मुझे मेरे सारे हक देने होंगे। माही बेड पर सोने चली गई और छोड़कर चली गई अरमान के लिए ढेरों सवाल। अरमान सोच रहा था, माही जैसी भी हो पर मुझे लेकर वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। क्या करूं निया, क्या सच में तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? अरमान के मन में ढेरों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। एपिसोड 223। रात का वक्त। सिद्धा और काया का कमरा। काया बालकनी में बैठी हुई थी। वही सिद्धा कमरे में बैठा हुआ था, पर उसका दिल दिमाग सब बालकनी में था। काफी देर हो गई पर काया कमरे में नहीं आई। जब सिद्धा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बालकनी में आया। उसने देखा तो काया बैठी बालकनी में गेम खेल रही थी। काया को बिल्कुल खबर नहीं थी कि सिद्धा वही खड़ा उसे देख रहा था। काया को होश तब आया जब सिद्धा ने उसे आवाज लगाई। तब जाकर काया ने सिद्धा की ओर देखा। सिद्धा बोला, तुम्हें सोना नहीं है क्या? काया ने सीधा सरल जवाब दिया, मैं बाद में सोऊंगी, तुम सो जाओ। ना जाने कितने दिन बाद दोनों ने बात की थी, वरना दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते थे। सिद्धा ने काया के हाथ से फोन लेकर काया को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। काया उसे देख रही थी। अभी कुछ दिन पहले ये आदमी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था और आज उसने उसे अपनी गोद में उठाया था। वही काया सिद्धा को देख रही थी। सिद्धा ने काया को लाकर बेड पर लिटा दिया और बोला, काया सो जाओ, ज्यादा जागना सही नहीं है। काया दोबारा नहीं बोली, वो अपनी आंखें बंद कर लेट गई। सिद्धा भी दूसरी साइड आकर लेट गया। सिद्धा ने अपना एक हाथ काया की कमर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। काया सिद्धा के इस तरह छूने से चौंक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर आंचल का ऑफिस। सिया आंचल की जगह ऑफिस संभालती थी। आज भी सिया घर जाने को तैयार हुई और जाने लगी। सब लोग पहले ही घर जा चुके थे। सिया जब बाहर आई तब उसे हॉर्न की आवाज आई जो उसके बहुत पास थी। सिया ने जब उस कार की ओर देखा तो वहां पर एक लड़का ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर पहने खड़ा था। वो लड़का कोई और नहीं ऋषि था।
ऋषि को देखकर सिया जल्दी से ऋषि के पास गई। ऋषि ने अपने हाथ फैलाकर सिया को गले लगा लिया। सिया ऋषि से अलग होकर बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो इतनी रात को घर जा रही हूँ, तो सोचा क्यों ना तुम्हें घर छोड़ दूँ, पर मैं अपनी कार लेकर आई हूँ। अपनी कार यही छोड़ दो, ड्राइवर ले जाएगा। सिया भी ऋषि की बात मान गई। दोनों वहां से निकल गए। अगली सुबह आराध्या के घर में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि वृंदा घर में नहीं थी। वृंदा कहाँ गई किसी को पता नहीं। उसने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा। पूरे घर में उथल पुथल मचा हुआ था। आराध्या और रीत ने मिलकर पूरा शहर छान मारा, पर शाम तक वृंदा का कुछ पता नहीं चला। वही घर में सब अपने अपने कॉन्टैक्ट द्वारा वृंदा को खोज रहे थे, पर वृंदा का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगले एक हफ्ते वृंदा को खोजने में निकल गया। इस बीच आराध्या काफी गुस्से में रहने लगा था। ना किसी से बात करता, ना ठीक से खाना खाता। वो अब घर भी आना बंद कर दिया था। ज्यादातर वृंदा को खोजने में उसका वक्त चला जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। आराध्या ने भी सबके साथ रहना छोड़ दिया। वो अब अपने दादा दादी के घर में अकेले रहने लगा था। आदित्य ने भी वृंदा को बहुत खोजा, पर वो किसी को नहीं मिली। वक्त बीतने लगा। इस बीच माही ने वृंदा को खोजने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती। उसकी आराध्या को लेकर फिक्र देखकर अरमान को माही अच्छी लगने लगी थी। वो अब माही के प्रति आकर्षित हो रहा था। वही सिद्धा और काया में सब कुछ ठीक हो रहा था। 1 महीने बाद आंचल ने एक लड़के को जन्म दिया। सभी हॉस्पिटल गए थे, पर आराध्या नहीं गया। उसने सबसे दूरी बना ली थी। कई बार ऋषि के जिद करने आराध्या उससे मिल लेता, पर वो अकेला ही रहता। वृंदा और अपने बच्चे का सपना उसे सोने भी नहीं देता। दिन बीत रहा था। इस बीच रिद्धि सृष्टि श्रद्धा ने भी खुशखबरी सुना दी थी। उस बीच कांची भी प्रेग्नेंट हो गई थी। हर जगह खुशियां और प्यार बरस रहा था, पर आराध्या ने खुद को अंधेरे में धकेल दिया था। वो हद से ज्यादा गुस्सा था वृंदा पर। उसके अंदर वृंदा को लेकर बस नफरत भर गई थी। वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। वही रिदम ने भी रिम को खुद से दूर कर दिया था और रोशनी को सब कुछ सच बता दिया था। कुछ दिन तक रोशनी उससे गुस्सा थी, पर बाद में वो मान गई। रिदम ने उसे बहुत मनाया। 1 साल बीत गए थे। इस बीच जहां सृष्टि ने एक लड़के को जन्म दिया, वही रिद्धि ने एक लड़की को जन्म दिया। श्रद्धा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कांची ने भी एक लड़की को जन्म दिया था। इस बीच काया भी प्रेग्नेंट थी और मधु भी प्रेग्नेंट थी। माही को दुख था कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए वो सबके बच्चों में अपना बच्चा देखती थी। अरमान माही को दिल से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अब उसमें कोई कमी नहीं लगती थी। श्रद्धा ने अपना एक बेटा माही को दे दिया था। माही तो सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी। आखिरी वो सबकी बड़ी माँ जो थी। आराध्या अपने भाइयों के लिए खुश था, पर वो कभी वहां नहीं जाता। वो सबकी फैमिली को देखता तो उसे बस वृंदा को उसका छोड़कर जाना याद आता। 1 साल से 1.5 साल हो गए। इस बीच रिदम रोशनी की सगाई हो गई। ऋषि और सिया ने भी सबको बोलकर सगाई कर ली थी। आराध्या ने इंडिया में कम ही रहता। उसकी रात अक्सर कल्ब में बीतने लगी थी। उसके मन में अक्सर ये सवाल आता, अब तक उसका बच्चा या वृंदा सही सलामत होंगे या नहीं, कैसी होगी, कहाँ होगी। एक तरफ उसे उसकी फिक्र भी रहती तो दूसरी ओर वो उससे नफरत भी करता था। एपिसोड 224। 1.5 साल बाद उत्तराखंड में एक अपार्टमेंट 3रे फ्लोर पर था। उस घर में एक लड़की जो चाय बना रही थी। चेहरे में आंसू थे। ये लड़की कोई और नहीं वृंदा थी। वृंदा उदास थी या ये कहे कि रो रही थी। तभी उसके कानों में रोने की आवाज आई। वृंदा ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से कमरे में गई। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है।
वृंदा ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने लगी। चुप हो जाओ बच्चा, क्यों रो रहे हो? मम्मा है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देगी। वृंदा उस बच्ची को अपना दूध पिला रही थी, पर वो बच्ची दूध भी नहीं पी रही थी। वृंदा के बहुत कोशिश करने के बाद उसकी बच्ची ने दूध पिया। वृंदा ने अपनी बच्ची को सुला दिया। फिर उसने टेबल पर रखे हुए आराध्या की फोटो ली और फोटो को देखते हुए बोली, जब से हम आपको छोड़कर आए हैं, हम कभी खुश नहीं है। हमारी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। हमें नहीं पता हम क्या करें। वो सिर्फ 1.5 साल की है, कैसे उसे बचाए? वृंदा रो रही थी। तभी उसकी बेटी फिर रोने लगी। वृंदा फोटो रख जल्दी से उसकी बच्ची के पास गई। तभी उस बच्ची के मुंह से खून आ गया। वृंदा उसे देख इतना डर गई कि वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में वृंदा बैठी हुई थी और उसकी बेटी का इलाज चल रहा था। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल थी, वो दौड़ते हुए वृंदा के पास आई। उसने हफाते हुए वृंदा से पूछा, क्या हुआ गुड़िया को, कैसी है वो? वृंदा अभी भी खामोश थी। उस लड़की ने वृंदा को झकझोरते हुए कहा, वृंदा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कैसी है गुड़िया? वृंदा उस लड़की को देख रोने लगी और उसके गले लगकर बोली, हमें नहीं पता। उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की वृंदा को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ वृंदा, कुछ नहीं होगा, उसे देखना वो ठीक हो जाएगी। वो वृंदा को शांत करा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिसेज वृंदा, आपकी बेटी का पूरा खून खराब हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी उनके मैचिंग का खून हमें चाहिए। आप दोनों का खून हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं। अच्छा होगा अगर आप अपने हस्बैंड का खून भी के बार बच्ची के खून से मैच करवाए। पर डॉक्टर, हमारे पति यहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ, पर खून की जरूरत जल्द से जल्द है। हो सके तो उनसे बात करिए और अगले 4 घंटे में उन्हें यहाँ बुलाइए। ये बोल डॉक्टर चला गया। वृंदा बैठ गई। उसके आंखों में आंसू था। तभी वो लड़की वृंदा को समझाते हुए बोली, वृंदा एक बार को सब भूल जाओ। तुम कहती हो ना तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, तो आज अपनी बेटी के लिए तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। क्या पता जितना प्यार वो तुमसे करता था, उतना ही प्यार वो अपने बच्चे से भी करे। वृंदा ने ज्यादा नहीं सोचा, वो अपने बच्चे के लिए अपना फोन लेकर आराध्या का नंबर डायल करने लगी। वही आराध्या के ऑफिस में आराध्या अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वृंदा के जाने के बाद आराध्या बिल्कुल किसी से बात नहीं करता था। बहुत काम होता तभी वो किसी से बात करता था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। 1-2 बार आराध्या ने फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन तीसरी बार उसने गुस्से में फोन उठाया। वो कुछ बोलने जाता तभी सामने की आवाज सुनकर जैसे उसकी सारी दुनिया ही थम गई हो। सामने से बस वृंदा की रोती हुई आवाज में हेलो कहा था। वृंदा से और कुछ बोला नहीं जा रहा था। वही आराध्या जब होश में आया तो उसने बस उससे इतना पूछा, कहाँ हो तुम? आराध्या के पूछने पर वृंदा ने रुंधी हुई आवाज में कहा, उत्तराखंड सिटी हॉस्पिटल। इतना सुनना ही था कि आराध्या ने फोन काटकर जल्दी से वहां से निकल गया। उसने फोन कर अपना प्राइवेट जेट रेडी करने को कहा। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गया। लगभग 2 घंटे में वो उत्तराखंड में पहुंच गया। आराध्या वहां से सीधा हॉस्पिटल गया। वही वृंदा और उसके साथ बैठी उसकी फ्रेंड रीना। वृंदा लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे किसी कदमों की आवाज अपने और सुनाई दे रही थी। वृंदा ने जब उस और देखा तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। आराध्या जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट ब्लैक टाई में उसकी ओर आ रहा था। वृंदा दौड़कर आराध्या के पास गई। वृंदा आराध्या को गले लगाने गई पर वृंदा रुक गई। वो आराध्या को देखने लगी।
आराध्य अभी भी वैसा ही खड़ा था। ऐसा नहीं था कि आराध्य का मन नहीं हो रहा था वृंदा को अपनी बाहों में लेकर उसे दुनिया जहां की खुशी दे, पर वो अभी भी नहीं भुला पाया था जब वृंदा उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। आराध्य वृंदा को देख अपने एक्सप्रेशन लेस लहजे में बोला, क्या हुआ है? वृंदा को इस बिहेवियर का अंदाजा नहीं था। वो सब कुछ इग्नोर कर बोली, वो मेरी बेटी, उसे बचा लीजिए। आराध्य वृंदा की बात समझता उससे पहले डॉक्टर आए और वृंदा को देख बोले, मिसेज वृंदा, क्या आपने अपने पति को बुला लिया? वृंदा आराध्य का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाकर बोली, जी डॉक्टर, अब हमारी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर आराध्य को अपने साथ ले गए और उसका खून जब मैच किया तो डॉक्टर ने आराध्य से कहा, मिस्टर, क्या आप अपनी बेटी को खून देंगे? आराध्य शॉक में था। इसका मतलब उसका बच्चा इस दुनिया में है और वृंदा ठीक है। आराध्य ने हाँ कहा। डॉक्टर ने आराध्य का खून और आराध्य को रास्ट करने को कहा। वह वृंदा परेशान कभी उस वार्ड में देखती जिसमें उसका बच्चा था तो कभी दूसरे में जिसमें आराध्य था। डॉक्टर ने उसकी बेटी का इलाज शुरू कर दिया था। वही आराध्य सफ़र और कमजोरी की वजह से सो गया था। तभी वृंदा आराध्य के पास आई और आराध्य के पास बैठ गई। इस वक्त आराध्य गहरी नींद में सो रहा था। वृंदा ने आराध्य के बालों को सहलाते हुए अपने मन में बोली, हमारी एक आवाज़ से आप हमें पहचान गए। आप हमारे लिए यहाँ भी आ गए। आप अभी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, बस हमसे नाराज है। कोई बात नहीं, हम आपको बहुत जल्दी मना लेंगे। आराध्य 3 घंटे तक सोता रहा। ना जाने कितनी रातों से वो वृंदा की याद में सो नहीं पाया था। आराध्य की आंख तब खुली जब उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज गई। आराध्य ने जब अपने बेड पर अपने बगल में एक छोटी सी बच्ची को देखा तो वो बस देखता रह गया। वो नन्ही सी जान रो रही थी। उस वार्ड में उन दोनों के और कोई नहीं था। आराध्य घेरे से उठकर बैठा। उस बच्ची को घेरे से उठाया क्योंकि अभी भी उस बच्ची को खून की बोतल चढ़ी थी। आराध्य को डर भी लग रहा था। जैसे ही आराध्य ने उस बच्ची को लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो पापा बन गया है। आराध्य घेरे घेरे उस बच्ची को थपकी दे रहा था पर वो बच्ची रोए जा रही थी। तभी वृंदा वार्ड में आई। उसने आराध्य के हाथ में जब बच्ची को देखा तो जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वृंदा आराध्य के पास आकर अपना हाथ बढ़ाकर बोली, लाइए, इसे भूख लगी है, हम इसे दूध पिला देते हैं। आराध्य ने बहुत धीरे से बच्ची को वृंदा को दिया। वृंदा सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने ब्लाउज को ऊपर करने लगी। वृंदा को ऐसा करता देख आराध्य जल्दी से खड़ा हुआ और जाकर वार्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया। एपिसोड 225। आराध्य आकर बेड पर बैठ गया। वृंदा बच्ची को दूध पिला रही थी। वही आराध्य आंखें बंद कर बेड से टेक लगा लिया। वृंदा का पूरा ध्यान बच्चे को दूध पिलाने में था। जब उसने एक नज़र आराध्य को देखा तो बस उसे देखती रह गई। आज भी वो कितना प्यारा लगता है। बस आराध्य ने अपनी बॉडी ज़्यादा बना ली थी। वृंदा ने बच्चे को देखा और बोली, पता है गुड़िया, आप बिल्कुल अपने पापा जैसी हो, बहुत ज़िद्दी और गुस्से वाली। पर आप हमसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो हमारे पास वापस आ गई। सच में आपने तो हमारी जान निकाल दी थी। कोई इतना डरा देता है क्या? अब आप अपने पापा के पास जाओ, हम आपके पापा के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। वृंदा की बात सुन वो बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। वही आराध्य वृंदा की बात सुन रहा था पर वो शांत था। वो ये से दिखा रहा था जैसे उसे वृंदा की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वृंदा ने बच्चे को लाकर आराध्य के पेट पर रख दिया। आराध्य ने अपनी आंखें खोलकर जल्दी से बच्ची को संभाला। वृंदा वहां से चली गई। आराध्य ने अपनी बच्ची को अपने सामने किया
जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। आराध्या उसकी स्माइल देख आराध्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आराध्या ने बच्ची के गालों पर किस किया और बोला, बेटा कैसे हो? सच में तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर परी हो। अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। तुम मेरे जीने की वजह हो। आराध्या की बात सुन वो बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। वही वृंदा वार्ड के बाहर से आराध्या की सारी बातें सुन रही थी। वृंदा को दुख तो था कि अब आराध्या की लाइफ में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर वृंदा खुश थी कि आराध्या अपनी बेटी से प्यार करता है। वृंदा वहां से चली गई। कुछ देर में वो आराध्या के लिए खाना लेकर वार्ड में आई। आराध्या बच्ची को अपने पेट पर सुलाए हुए था। वृंदा ने आराध्या के लिए खाना परोसा और आराध्या के पास लाकर बोली, वो खाना खा लीजिए। आराध्या ने वृंदा को इग्नोर कर पीछे देखा जहां उसका असिस्टेंट खड़ा था। आराध्या के इशारे पर वो अंदर आया। असिस्टेंट ने आराध्या को सूप बाउल में निकाला। आराध्या ने बच्ची को बगल में आराम से बगल में सुला दिया और सूप को लेकर पीने लगा। वही वृंदा ने अपने हाथ में लिए खाने को रख दिए और झूठी मुस्कान दी, पर आराध्या ने वृंदा को एक बार भी नहीं देखा। आराध्या ने अपना शुभ खत्म किया और बोला, प्लेन तैयार कराओ, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। वृंदा ने जब आराध्या की बात सुनी तो जल्दी से बोली, सुनिए, अभी गुड़िया बहुत छोटी है, उसे दूध पिलाना रहता है, क्या हम भी आपके साथ चलें? आराध्या ने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो असिस्टेंट वृंदा को देख बोला, जी आप चल सकती है। वृंदा ने आराध्या की ओर देखकर बोली, थैंक यू, पर आराध्या ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वृंदा अपने कपड़े पैक करने चली गई। वही आराध्या एयरपोर्ट पर था। वृंदा कुछ देर में अपने कपड़े पैक करके आ गई। जल्द ही दोनों मुंबई की ओर निकल गए। कुछ घंटों बाद दोनों मुंबई पहुंचे। आराध्या के साथ वृंदा भी कार में बैठी। वृंदा काफी डरी हुई थी, वो सबके सवालों के क्या जवाब देगी, पर जब वृंदा होश में आई तो वो तीनों किसी और घर में थी। वृंदा इस घर को पहचानती थी। ये घर आराध्या के दादाजी का घर था। वृंदा कंफ्यूज थी, वो यहाँ क्यों आए हैं? आराध्या कार से बाहर निकला और वृंदा के हाथ से बच्ची को लेकर घर के अंदर जाने लगा। वृंदा भी जल्दी से बाहर निकली और आराध्या के पीछे चलने लगी। आराध्या हॉल में आकर रुका। सभी नौकर आराध्या को देख बाहर आए। ये रात का वक्त था। सभी नौकर हैरान थे क्योंकि आराध्या के सिवा बस उसके परिवार के लोग कभी कभार उससे मिलने आते थे, पर कभी उस बच्ची और वृंदा को नहीं देखा था। आराध्या ने एक नौकर को इशारा कर बोला, ये यहाँ जब तक है, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए और मेरी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे डिजाइनर को बुलाकर उसका कमरा तैयार कराओ। नौकर बच्ची को देख रहे थे, जो अभी सिर्फ 1.5 साल की थी, पर किसी ने आराध्या की बात को नहीं काटा। वही वृंदा को आराध्या की बात का बहुत बुरा लगा था, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आराध्या बच्ची को लेकर अपने कमरे में चला गया। वृंदा दोनों को जाता हुआ देख रही थी। कितनी आसानी से आराध्या ने वृंदा की बच्ची को अलग कर दिया। वो अब उसकी कुछ नहीं है, पर उस बच्ची से उसका नाता बहुत गहरा है। आराध्या ने बस उसे अपना खून दिया है। जबकि वृंदा से पूछो कि किस तरह उसने अपनी गुड़िया को जन्म दिया है। उसकी बीमारी में रात भर जगी है। खैर, वृंदा को इस बात का कोई दुख नहीं था। वो जानती थी आराध्या उसकी गुड़िया को वो जिंदगी, वो लाइफ देगा जिसे शायद वृंदा कभी नहीं सोच सकती। इस वजह से वृंदा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वृंदा को नौकर ने गेस्ट रूम में छोड़ा। वृंदा कमरे को देख रही थी, जो काफी सुंदर था, पर वृंदा के लिए इन सब का कोई मोल नहीं था। वृंदा ने अपने बैग में से आराध्या और उसकी गुड़िया की फोटो को निकालकर टेबल पर सजा दी। उसने अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने चली गई।
वही आराध्य के कमरे में बच्ची रोए जा रही थी। शायद उसे भूख लगी थी। आराध्य उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो बच्ची चुप ही नहीं हो रही थी। आराध्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे चुप कराए। ये रात का वक्त था। इस वक्त उसे भूख और वृंदा की बहुत जरूरत थी। आराध्य उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने नौकर से दूध भी मंगा लिया था, पर वो उसे भी नहीं पी रही थी। आराध्य उसे लेकर कमरे में टहल रहा था, पर वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी। तभी वृंदा वहां आई। उसने जब अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से आ गई। वृंदा ने जल्दी से आराध्य के हाथ से बच्ची को ले लिया। आराध्य को उम्मीद नहीं थी कि वृंदा बच्ची को उससे ये से ले लेगी। वृंदा आराध्य से बोली, माना कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, पर हमारी बच्ची को है। वृंदा बच्ची को बेड पर लिटाते हुए बोली, चुप हो जाओ बच्चा, देखो मम्मा आ गई है। वृंदा भी बच्ची के पास लेट गई और उसने अपनी नाइटी के बटन खोले खुद को और बच्चे को कवर कर वो उसे दूध पिलाने लगी। अब उसकी गुड़िया शांत थी। आराध्य जाकर सोफे पर बैठ गया और वृंदा को देखने लगा, जो अपनी आंखें बंद कर बच्चे को फीड करा रही थी। आराध्य देख सकता था वृंदा काफी दुबली पतली हो गई है। शायद बच्चे की तबीयत को लेकर वो अक्सर परेशान रहती थी। आराध्य वृंदा को ध्यान से देख रहा था। वृंदा आज भी सुंदर थी। उसके लंबे बाल, सुंदर चेहरा, वृंदा के ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई थी। वृंदा ने जो नाइटी पहनी थी उसमें वो काफी सेक्सी लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर वृंदा को देखने भर से ही आराध्य के शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा था। पर आराध्य ने खुद को काबू में रखा। वृंदा ने जब देखा कि उसकी गुड़िया सो गई है, तो वो उठकर अपने कपड़े को ठीक कर आराध्य से बोली, हम बगल वाले कमरे में ही है, अगर ये फिर से रोए तो हमें बुला लेना। वृंदा वहां से चली गई। आराध्य आकर अपनी बेटी के पास लेट गया, पर बच्ची बार बार आराध्य को वृंदा समझकर उसका ब्रेस्ट खोजती और कभी कभी रोने लग जाती। जब आराध्य को लगा कि उसकी बच्ची रो देगी, तब उसने वृंदा को मैसेज कर बुलाया। वृंदा, जिसे नींद नहीं आ रही थी, जब उसने फोन का मैसेज देखा तो वो जल्दी से कमरे से आराध्य के कमरे में गई। वृंदा ने देखा जब उसकी गुड़िया आराध्य के सीने को पकड़ने की कोशिश कर रही है तो उसकी हंसी निकल गई। वही आराध्य ने जब वृंदा को हंसते देखा तो वृंदा जल्दी से शांत होकर आई और लेट गई। वृंदा ने बच्ची को अपनी ओर किया। जब बच्ची ने वृंदा को पकड़ा तब जाकर उसने नींद में ही अपना मुंह खोला। वृंदा ने चादर से कवर कर उसे दूध पिलाने लगी। वही आराध्य वृंदा और बच्ची को देख रहा था। वृंदा बच्ची को दूध पिलाते पिलाते सो गई थी। वो बच्ची भी गहरी नींद में थी। वही आराध्य के चेहरे पर अलग ही सुकून था, दोनों को साथ में देखकर। पर जिस तरह वो बच्ची को वृंदा की जरूरत थी, उसी तरह आराध्य को भी वृंदा की जरूरत थी। 1.5 साल हो गए थे। वृंदा के बाद से वो किसी और लड़की के करीब नहीं गया था, पर अब आराध्य से रहा नहीं जा रहा था। वृंदा के इतने पास रहते हुए भी वो खुद को कैसे रोके। आराध्य अपने दिमाग से सब कुछ निकालने के लिए दूसरी ओर मुंह फेर लिया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। कई बार करवट लेने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर पहले तकिया लगाया ताकि उसकी बेटी गिरे ना। फिर वो वहां से दूसरी ओर गया और जाकर वृंदा के बगल में लेट गया। वृंदा को गहरी नींद में देखकर आराध्य ने वृंदा की कमर में हाथ डाला और बिल्कुल वृंदा से चिपक गया, और कुछ देर में उसे नींद भी आ गई। एपिसोड 226। अगली सुबह जब वृंदा उठी तो आराध्य और बच्ची दोनों बेड पर नहीं थे। वृंदा उठकर नीचे गई तो आराध्य हॉल में बैठा अपनी बच्ची को खिला रहा था। वही बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। वृंदा ऊपर से ही दोनों को देख रही थी।
वृंदा कुछ देर दोनों को देखने के बाद कमरे में वापस आ गई। वृंदा जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई। वृंदा ने ब्लू शिफॉन की साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। ब्लू चूड़ी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनकर वो सीधा आराध्य के पास आई। वही आराध्य जो बच्ची को खिलाने में बिजी था। जब उसने अपने सामने वृंदा को देखा तो बस देखता रह गया। पर वृंदा ने आराध्य के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसके गालों पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, आप उठ गए तो चलो जल्दी से जाकर पापा के साथ रेडी हो जाओ। हम आप दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। वृंदा ने बच्ची को आराध्य के हाथों में देकर बोली, इसे भी नहला देना। आराध्य ने वृंदा को इग्नोर किया और बच्ची को लेकर ऊपर चला गया। वृंदा वहां से किचन में चली गई। उसने जल्दी से आराध्य के लिए उपमा और कॉफी बनाई। उसने उसके साथ सैंडविच भी तैयार किया और टेबल पर लगाने लगी। वो खाना टेबल पर रख रही थी, तभी बच्ची की रोने की आवाज वृंदा के कानों में पड़ी। वृंदा जल्दी से ऊपर आराध्य के कमरे में गई। बाथरूम से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए वृंदा जल्दी से बाथरूम गई। उसने देखा कि आराध्य बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर बच्ची रोए जा रही थी। उसके आंखों में साबुन लगा था। वृंदा ने आराध्य को देख बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? उसके आंखों में साबुन लगा है, लाइए दीजिए मुझे। आराध्य वैसे भी पहली बार ये सब कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वृंदा ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर टका और बच्ची के चेहरे को अच्छे से साफ की। वृंदा ने बच्ची को अच्छे से नहला दिया और उसे टॉवल से कवर कर दिया ताकि उसे ठंड न लगे। वृंदा ने बच्ची को गोद में लिया और आराध्य को देखकर बोली, अब आप क्यों खड़े हैं? जल्दी से नहाए और नाश्ता करने नीचे आए। आराध्य कुछ नहीं बोला। वृंदा बच्ची को लेकर बाहर आ गई। कुछ देर बाद आराध्य तैयार होकर नीचे आया। उसकी बच्ची आराम से सोफे पर सो रही थी। वही वृंदा आराध्य के लिए नाश्ता सर्व कर रही थी। आराध्य ने बच्ची के सर पर किस किया और आकर टेबल पर बैठ गया। आराध्य ने वृंदा के बनाए नाश्ते को देखा और घर के नौकर को आवाज दिया। वहां जल्दी से एक नौकर आया। आराध्य उसे देख बोला, मेरा नाश्ता लेकर आओ। नौकर घबराते हुए बोला, सर वो आज नाश्ता मैडम। इससे आगे आराध्य ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और उसे बोला, वो सिर्फ यहाँ मेहमान है, कल से मुझे मेरा नाश्ता रेडी चाहिए। नौकर सर हिलाकर वहां से चला गया। वृंदा से इस बार बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो वहीं तक अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है जहां तक वो गलत है। इसलिए वृंदा ने आराध्य से सीधा कहा, आपको हमसे क्या परेशानी है? हम सब कुछ भूलकर हमारा रिश्ता पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कब से हमें बस अपने तेवर दिखा रहे हैं। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस घर के क्या है। हमें अपनी हैसियत पता है। आप यही चाहते हैं ना हम आपसे और आपकी चीजों से दूर रहें। तो ठीक है, संभालिए सब कुछ, हम अभी चले जाते हैं। वृंदा वहां से पहले अपने कमरे में गई और कुछ कपड़े से भरा बैग लेकर नीचे आई। उसने अपनी सोती हुई बच्ची को किस किया और वहां से बैग लेकर जाने लगी। वृंदा वहां से जा पाती उससे पहले ही आराध्य बोला, चली जाओ, जैसे तुम पहले मुझे छोड़कर गई थी। आराध्य की बात सुन वृंदा आराध्य के पास आई और बोली, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। अगर आप हमारे बच्चे को गिराने के बारे में नहीं सोचते, वो आप थे जो हमारी बच्ची को हमसे दूर कर रहे थे। इसलिए अपनी बच्ची की खातिर आपको छोड़ना पड़ा। हम जानते थे आप ये सब हमारे लिए कर रहे थे, इसलिए आपसे दूर जाने के बावजूद बस आपकी ही याद में जीते थे। अगर आपसे दूर नहीं होते तो ये बच्ची कभी इस दुनिया में नहीं आती। हम जानते हैं हमने गलत किया, पर हमसे ज्यादा गलत है आप।
आपको हमें हमारी जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। हम चले जाएंगे। नहीं चाहिए हमें आपका कुछ भी। वृंदा वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। शुरू में तो वृंदा आराध्या को दूर कर रही थी, पर जब आराध्या ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने हार मान ली। आराध्या इन 1.5 साल का गुस्सा और दूरी दोनों का बदला ले रहा था। आराध्या तब तक वृंदा को किस करता रहा जब तक वृंदा को तकलीफ नहीं होने लगी। वृंदा सांस नहीं ले पा रही थी। तब जाकर आराध्या ने वृंदा को छोड़ा और उसे गले लगा लिया। वो अपनी उदासी छुपाते हुए बोला, हाँ करवा रहा था तुम्हारा अबोर्शन क्योंकि तुम सबसे ज्यादा कितमी हो मेरे लिए। आज कल और हमेशा रहोगी। हाँ हूँ मैं गुस्सा और चाहता हूँ तुम मुझे मनाओ। तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कभी दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। वृंदा की आंखों में आंसू थे। आराध्या वृंदा से अलग हुआ और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शुशब रो मत, तुम मेरी वही भोली और क्यूट सी वृंदा हो। वृंदा शांत हो गई थी। आराध्या वृंदा को चिढ़ाते हुए बोला, वृंदा तो क्या सोचा है तुमने, क्या सोचा है? हम 1.5 साल से एक साथ नहीं रहे, तो आज रात तुम क्या पहनने वाली हो? आराध्या की बात पर वृंदा शर्मा गई। एपिसोड 227। आराध्या वृंदा को चिढ़ा ही रहा था कि तभी बच्ची के रोने की आवाज आई। दोनों ने सोफे पर देखा तो बच्ची रो रही थी। वृंदा सोफे पर जाकर बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगी। आराध्या भी वृंदा के पास गया, दोनों मिलकर बच्ची को चुप करा दिए। आराध्या ने वृंदा के गालों पर किस किया और बच्ची के गालों पर किस कर बोला, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। आराध्या वहां से चला गया। वृंदा का पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बीता। वृंदा खाली टाइम में बहुत बोर भी हो गई थी। उसे बाकी सब की भी याद आ रही थी। शाम को जब आराध्या घर आया तब वृंदा को कहीं ना देखकर वो सीधा कमरे में गया। उसने देखा कि वृंदा कमरे में बैठी बच्ची को सुला रही थी, पर उसकी बेटी सोने के बदले उसे परेशान कर रही थी। जब वृंदा थक गई तो उसने बच्ची को बेड पर लिटा दिया और खड़ी होकर बोली, तुम्हें नहीं सोना है तो परेशान क्यों कर रही हो, चलो अब तुम कुछ देर अकेले खेलो। आराध्या बाहर खड़ा वृंदा की बात सुन मुस्कुरा रहा था। तभी वृंदा पीछे पलटी तो सामने आराध्या को खड़ा देखा तो वृंदा आराध्या के पास गई और उसके हाथ से बैग लेकर बोली, आप आ गए, चलिए आप हाथ पैर धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। आपकी बेटी सोने से रही बस कब से हमें परेशान कर रही है। हम पूरा दिन परेशान हो गए। चलिए ना हम फिर से अपने पुराने वाले घर चलते हैं, वहां पर सब होंगे। आराध्या वृंदा को देख बोला, पर वृंदा यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं, तुम और हमारी बच्ची सब साथ में रहेंगे। वृंदा सोचते हुए बोली, पर हमें तो सबके साथ रहना है और हमारी बेटी भी सबके साथ बड़ी होगी तो कितना अच्छा होगा। आराध्या वृंदा को देख बोला, मुझे फिर से वहां नहीं जाना है। तुम्हें और गुड़िया को यहाँ मेरे साथ रहना होगा। इसके बाद में कुछ और नहीं सुनना चाहता। आराध्या अपना फैसला सुनाकर वॉशरूम चला गया। वृंदा ने दोबारा कुछ नहीं कहा। वो नीचे खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद जब आराध्या नीचे आया तो वृंदा ने उसे खाना परोसा पर कुछ कहा नहीं। आराध्या ने वृंदा से पूछा, तुमने खाया या नहीं? वृंदा ने ना में सर हिला दिया। आराध्या ने वृंदा के लिए खाना निकाला, दोनों ने साथ में खाना खाया, पर वृंदा तब से कटी कटी लग रही थी। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में गए और सो गए। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अगले दिन वृंदा ने देखा कि आराध्या ने ब्लू टी शर्ट पहनी थी। वो बिल्कुल घर वाले कपड़े में था। वृंदा ने आराध्या को देख पूछा, आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं और तुम और गुड़िया बाहर जा रहे हैं।
जल्दी से तैयार हो जाओ। वृंदा भी आराध्या की बात मान गई। दोनों कुछ देर में वहां से निकल गए। वृंदा को नहीं पता था कि आराध्या उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जब कार आकर खड़ी हुई तो वृंदा खुश हो गई। वो दोनों उसके पुराने घर में थे। वृंदा खुश होकर बोली, हम सच यहाँ रहेंगे। आराध्या बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गुस्सा था? अपने भाइयों से नहीं, अब उन सबके साथ रहते हैं एक परिवार के जैसे। वृंदा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आराध्या के गले लग गई। दोनों साथ में घर में गए तो घर के अंदर सभी नाश्ता कर रहे थे। वृंदा ने पीछे से कहा, कैसे हैं आप सभी? जानी पहचानी आवाज सुनकर सब लोग ने पीछे देखा तो सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऋषि खड़ा होकर भागकर वृंदा के पास गया और उसे कसके हग करते हुए बोला, भाभी आप वापस आ गई। कितना खोजा आपको, कहाँ चली गई थी? आपको पता आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ? वृंदा ऋषि के आंखों में नमी देख सकती थी। उसने ऋषि के आंसू पोंछकर कहा, हमें माफ कर दीजिए भैया, थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि ने आराध्या के हाथ में बच्चा देखा तो जल्दी से उसे ले लिया और बोला, ये लड़की है या लड़का? वृंदा बोली, ये लड़की है। ऋषि उसे खिलाने लगा। वही सब आकर वृंदा से मिल रहे थे, पर आराध्या से उसके भाई नाराज थे, इसलिए उससे कोई बात नहीं कर रहा था। मधु ने वृंदा से कहा, वृंदा एक बार बोलना चाहिए था ना, क्या हुआ है, क्यों तुम इस तरह सब कुछ छोड़कर चली गई? वृंदा मधु के पास आकर बोली, उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस जो मन में आया वो कर दिया। वृंदा ने सृष्टि श्रद्धा रिद्धि को देखकर कहा, मधु और काया प्रेग्नेंट है, वो हमें दिख रहा है। पर आप सभी तभी पीछे से रोने की आवाज आई। वृंदा ने पीछे देखा तो 4 झूले थे, जिसमें से एक बच्चा रो रहा था। वृंदा जल्दी से वहां गई। उसने उन बच्चों को देखा और खुश होते हुए बोली, कितने प्यारे हैं, क्या नाम है इनका? सृष्टि और तन्मेश ने कहा, हमारे बेटे नाम त्रिश है। रिद्धि और अंश बोले, हमारी बेटी का नाम ऋषिका है। श्रद्धा विशेष ने अपने बेटे को देख कहा, हमारे बेटे का नाम विश्व है। वृंदा बोली, पर आप दोनों को तो ट्विंस थे ना? विशेष बोला, हाँ, पर वो बच्चा हमारा नहीं, अरमान भाई और माही भाभी का है। अरमान बोला, हाँ, हमारे बेटे का नाम आरव है। वृंदा सभी बच्चों को देख रही थी। तभी माही ने वृंदा की बच्ची को गोद में लेकर कहा, और इसका क्या नाम है? वृंदा बोली, इसका नाम आरोही है। माही उसके गालों पर किसकर बोली, बहुत प्यारी है। अरमान वृंदा से बोला, वृंदा आज से तुम और आरू यही रहोगे और किसी को नहीं रहना तो ना सही। अरमान की बातें सब समझ रहे थे। आराध्या भी समझ गया था। वो अरमान के पास जाते हुए बोला, भाई सॉरी ना, मैं क्या करता, कैसे रहता अपनी फैमिली के बिना? रीत बोला, हाँ, हम तेरे कुछ नहीं लगते, तूने साबित कर दिया, तू हमारा भाई नहीं है, हम अलग है। आराध्या ने रीत को एक पंच मारकर कहा, साले तुझे कैसा लगता अगर मधु तुझे छोड़कर चली जाती? मैं तुम सब से उतना ही प्यार करता हूँ जितना वृंदा और मेरी बच्ची है। बस परेशान था मैं और उस परेशानी में तुम सबको नहीं घसीटना चाहता था। नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम सब परेशान हो। ऋषि आराध्या से थोड़ा दूर हुआ और अपना पूरा हाथ उंगली आराध्या की ओर पॉइंट कर बोला, देखा ना ये इंसान कितना एहसान फरमोश है। ये हम लोग को अपना भाई नहीं मानते इसलिए हमें छोड़ कर गए थे। आराध्या उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वही ऋषि थूक गटकते हुए बोला, भाई। तभी आराध्या बोला, तू रुक, तेरी सारी हेकड़ी में निकलता हूँ। ऋषि वहां से भागने लगा और उसके पीछे आराध्या लगा हुआ था। सब दोनों को देख हंस रहे थे। एपिसोड 228। वृंदा और आराध्या अपने कमरे में थे। वही उनकी बेटी माही के पास थी।
आराध्या वॉशरूम गया था। वही वृंदा अपने और आराध्या के कपड़े रख रही थी। आराध्या जब वॉशरूम से आया तब वृंदा को कपड़े रखता देख आराध्या ने दरवाजे के पास देखा। दरवाजा खुला था। आराध्या धीरे से जाकर दरवाजा बंद किया और वृंदा के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। इस तरह वृंदा घबरा गई। वृंदा आराध्या को देख बोली, क्या कर रहे हैं आप, उतारिए हमें। आराध्या बोला, वृंदा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। वृंदा बोली, आपका दिमाग खराब है। अभी माही भाभी गुड़िया को लेकर आ जाएंगी, वो नहीं लाएंगी। वृंदा बोली, आपको कैसे पता। आराध्या वृंदा को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया और बोला, कभी तो मेरे बारे में सोचो, मुझे क्या चाहिए, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वृंदा बोली, हाँ हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी एक बेटी है। वृंदा कुछ समय भूल जाओ और मेरे साथ रहो। आराध्या वृंदा के होठों को सहलाते हुए कहा। वृंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या ने वृंदा के होठों पर अपने होठ रख दिए और घेरे घेरे वृंदा को किस करने लगा। घेरे घेरे आराध्या की किस पेसेनेट होते जा रही थी। वृंदा भी आराध्या का साथ दे रही थी। आराध्या का हाथ वृंदा की कमर पर था। थोड़ी ही देर में आराध्या ने वृंदा को पलटकर अपने ऊपर ले लिया। आराध्या अब वृंदा के गले पर किस कर रहा था। आराध्या ने वृंदा के ब्लाउज को ढीला कर उसे कंधे से सरका दिया था। दोनों इन 1.5 साल की दूरी को खत्म कर रहे थे, पर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वृंदा जल्दी से होश में आ गई। वही आराध्या को अभी भी होश नहीं था। जब वृंदा ने उसे धक्का देकर दूर हुई तब जाकर आराध्या होश में आया। आराध्या को नहीं पता था वृंदा ने उसे खुद से दूर क्यों किया है। वही वृंदा खुद को ठीक कर जल्दी से दरवाज़ा खोला। माही बच्ची को लेकर खड़ी थी। माही वृंदा को देख समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। माही बोली, बेबी डॉल में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, पर ये छोटी डॉल रो रही है। वृंदा ने बच्ची को हाथ में लिया। माही वहां से मुस्कुराकर चली गई। वृंदा ने अपनी आंखें बंद कर रोने जैसी शक्ल बनाई और अंदर आई। वृंदा को ये से देख आराध्या बोला, तुम्हें क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है। वृंदा बोली, भाभी ने हमें इस हालत में देख लिया। आराध्या आराम से लेटते हुए बोला, तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें पता है हम शादीशुदा है, इतना मत सोचो। वृंदा आराध्या को घूर रही थी। ये आदमी दिन पर दिन और बेशर्म हो गया है। वृंदा आकर बेड पर बैठ गई और बच्ची को दूध पिलाने लगी। बच्ची दूध पी रही थी और एक हाथ से वृंदा के दूसरे ब्लाउज को पकड़ रखा था। वही दूसरी ओर आराध्या वृंदा के गर्दन पर अपने होठ रख उसे किस कर रहा था और उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी का सर सहला रहा था। उसकी बेटी आराध्या को देख मुस्कुरा रही थी और आराध्या अपनी बेटी को देख उसे आंख मार रहा था। वृंदा दोनों को देख रही थी। दोनों अच्छा ड्रामा करते हैं। वृंदा बच्चे को दूध पिलाकर बच्ची को आराध्या को दे दिया और लेटते हुए बोली, हमें नींद आ रही है, हम थोड़ी देर सोने जा रहे हैं, इसे आप संभालिए। आराध्या ने बच्ची को ले लिया और उसे लेकर बालकनी में चला गया। वही वृंदा सो गई। दिन बीत रहे थे। देखते देखते 3 महीने बीत गए। मधु और काया ने 2 लड़कों को जन्म दिया। ऋषि और सिया की शादी भी होने वाली थी। शादी के दिन भी नजदीक आ गए थे। दोनों की शादी भी धूमधाम से हो गई। दिन बीतने लगे। कुछ ही महीनों में सिया ने भी खुशखबरी भी सुना दिया। आदित्य और कांची ने अपनी बच्ची का नाम चित्रा रखा। आराध्या के घर में काफी सारे बच्चे हो गए थे। वक्त बीतने लगा। लगभग 3 साल में रिदम और रिम ने भी शादी कर ली थी। मधु एक अच्छी वकील बन गई थी। श्रद्धा ने फेमस सर्जन बन गई थी। मही ने अपनी कंपनी को आराध्या के साथ मिला दिया था, जिससे वो पावरफुल कंपनी बन गई थी। दिन बीत रहे थे।
बच्चों ने किंडरगार्टन जाना शुरू कर दिया था। सभी बच्चे साथ ही जाते। मधु और काया के बच्चे छोटे थे, पर फिर भी उन लोगों ने अपने भाई बहन को देखकर स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सिया और ऋषि की बेटी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती थी। वही आराध्या ने वृंदा को अपने साथ कंपनी में रखा था। अब वृंदा काफी कुछ सीख गई थी, इसलिए आराध्या ने उसे अपना पार्टनर बना दिया था। वृंदा काफी बदल गई थी। उसने बिजनेस में अपना नाम बना लिया था। ऑफिस में दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल रहते, पर घर आते ही आराध्या को अपनी वही वृंदा चाहिए होती है। और वृंदा भी घर पर अपनी बेटी और आराध्या को बहुत प्यार करती। सिद्ध ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, क्योंकि उसका बेटा हमेशा दूसरी लड़की को अपने पापा के साथ देख गुस्सा हो जाता और काया को शिकायत करता। अपने बेटे के लिए आराध्या ने सब कुछ छोड़कर अपने होटल पर ध्यान देने लगा। मधु का बेटा वो सब बच्चों में से सबसे चालाक था। पढ़ाई से लेकर शैतानी में भी वो सबसे आगे था, लेकिन वो सिर्फ मधु से ही डरता है। सबकी जिंदगी खुशी से बीतने लगी, और हम भी अपना ये सफ़र यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।